एनसीईआरटी बुक रीडिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिंदी एनसीईआरटी बुक, जिसमें 4 भाग हैं: भारत की खोज, दुर्वा, वसंत, संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज का अध्याय 1। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी से पहले 1942 से 1945 तक भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर किले में अधिकारियों द्वारा कैद करते हुए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, जबकि पुस्तक 1944 में लिखी गई। इसे 1946 में प्रकाशित किया गया था। पुस्तक की कुछ सामग्री अहमदनगर जेल में नेहरू के साथ कैदियों को दी जाती है। नेहरू को अन्य भारतीय नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में डाल दिया गया था और उन्होंने इस समय का उपयोग भारत के इतिहास के बारे में अपने विचार और ज्ञान को लिखने के लिए किया। यह पुस्तक भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। जैसा कि आपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीय की नज़र से देखा जाता है, यह किताब उन्होंने कारावास के दौरान लिखी थी। तो आइए हम पढ़ते हैं भारत की खोज। अहमदनगर का किला। नेहरू जी कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। यहाँ पे शुक्ल पक्ष का अर्थ है हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2 पक्षों में से एक पक्ष। वे 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। आगे कहते हैं कि तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर का अर्थ यहाँ पे है साथी। वहीं मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद भी उजाला होता है। आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं कि अहमदनगर का किला दर्शाया गया है, जहाँ पे उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्हें जिस रूम में रखा गया था उस रूम का दृश्य। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्लभ संधियां देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उनकी हत्या उनके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता
और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली से नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत कराता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिनसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, मानव के उस हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी ही नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। धन्यवाद।